की पहचान करी। इनको पहचान करने के बाद प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत हमने हाथियों के जो मूवमेंट हैं, उनके जो जोखिम हैं, उसको लेकर कई तरह की संरचनाएं खड़ी करी। जहां पर पासिस की जरूरत थी, जहां पर थोड़ा ट्रैक को ऊंचा करने की जरूरत थी, जहां पे पुल बनाने की जरूरत थी, उन सारे कार्यों को हमने किया है। इसको समयबद्ध तरीके से करते हैं, इसलिए जो कैमरे की मॉनिटरिंग के साथ साथ ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं हैं और जो कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं, उसको करके कम्युनिटी योगदान के माध्यम से हम इन वन्य जीवों के संरक्षण का कार्य करते हैं। थर्ड सप्लीमेंट्री श्रीमान गुलाम अली जी। शुक्रिया चेयरमैन सर, आपने मुझे सेकंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का अवसर दिया। मैं देश के वजीर आजम साहब का बहुत मशकूर हूं कि आफ्टर एब्रोगेशन वहां के ट्राइबल्स को, वहां के फॉरेस्ट ड्वेलर्स को जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट हैं वो मिले। इसके लिए मैं मिनिस्टर साहब को भी मुबारकबाद दूंगा, इन्होंने भी बड़े माइक्रो लेवल पे काम किया वहां। मेरा ये सवाल ये है, क्वेश्चन ये है कि जब से हमने वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का रूल था, तो वहाँ फॉरेस्ट प्रोड्यूस से जो एम्प्लॉयमेंट की तरफ हम बढ़ रहे थे, जहाँ एफआरए के जो इंडिविजुअल राइट्स थे, जहाँ कम्युनिटी राइट्स थे, वो उसकी तरफ फाइलें जो हैं वो बन रही थी और उनको बहुत सारी जगह दिया भी है फॉरेस्ट राइट्स। लेकिन एक साल से एफआरए जो 2006 है वो डिस्करेज किया जा रहा है। मैं माननीय मिनिस्टर साहब से ये जानना चाहूंगा कि वो जो एफआरए 2006, क्योंकि एब्रोगेशन के बाद ही एक्सटेंड हुआ वहां फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, पहले थे नहीं, तो वो उसका डिस्करेजमेंट क्यों हो रहा है और वो इंडिविजुअल राइट्स या कम्युनिटी राइट्स ट्राइबल्स को या ड्वेलर्स को क्यों नहीं मिल रहे? माननीय सभापति महोदय, ये जो प्रश्न है ये फॉरेस्ट क्षेत्र में जो इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल मार्ग और जो सड़क मार्ग बन रहे हैं उसके संबंध में है। माननीय सदस्य जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में कह रहे हैं, जो इससे बिल्कुल अलग है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि फॉरेस्ट राइट एक्ट 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में आने के बाद ही जमीनी स्तर पर इंप्लीमेंट किए गए हैं। बाकी लोगों ने कभी इसको जमीनी स्तर पर इंप्लीमेंट नहीं किए गए और सारे पट्टों का सेटलमेंट किया गया है और हम उसके लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। प्रश्न के जो विस्तार से जानकारी की बात है, कभी अलग से प्रश्न आएगा तो मैं उसका विस्तार से जवाब दूंगा। श्रीमान सुगंध शेखर राय। Thank you, sir. I have one line preface and one line pointed question to the Honourable Minister. Sir, Supreme Court, by orders dated 10th December 2013 and 2nd September 2014, directed the railways to reduce train speeds in dense forest areas and elephant corridors nationwide. In spite of those orders, 44 elephants in the entire country killed during the past 3 years due to collisions with running trains. My question to the Honourable Minister is, what action has been initiated in how many cases by the government against the erring train drivers and the concerned divisional railway managers? Honourable Minister. माननीय सभापति महोदय, रेल के जो विषय में माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है उसके जवाब में कहना चाहूंगा कि हमने कुल 3,452 किलोमीटर के 127 रेल खंडों का उसका सर्वे किया है। इसमें जो जानवरों की आवाजाही और उनकी जो मृत्यु के जोखिम हैं उसके आधार पर 14 राज्यों में फैले 77 रेल खंड जो है 1965 किलोमीटर के होते हैं, वहां पर हमने नए उपाय करे हैं। इसमें 503 रैंप ये बनाने का काम किया है, 72 पुलों का विस्तार और उसको मॉडिफिकेशन करने का काम किया है, 39 प्लेस पे बाड़बंदी, बैरिकेडिंग और खाई उसकी संरचनाओं को बनाने का काम किया है, 4 जगहों पे निकासी रैंप बनाने का काम किया है, 65 नए अंडरपास बनाए हैं और 22 ओवरपास बनाए हैं जिनकी कुल संख्या 705 है।
ये उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहूंगा कि जो संवेदनशील रेलखंड हैं उसमें जब रेल लाइनों का विस्तार होता है, डबलिंग और ट्रिपलिंग होती है, तो उसमें हम मिटिगेशन के उपाय बताते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ के अचानक मार और अमरकंटक के जो हाथियों का गलियारा है, वहां होकर गुजरने वाली गेवरा रोड पेंद्रा रोड रेल लाइन, महाराष्ट्र के दरकेसा सलकेसा रेल ट्रैक की ट्रिपलिंग परियोजना, नागबीड इटवारी गेज परिवर्तन परियोजना, कान्हा नवेगांव तड़ोबा इंद्रावती टाइगर कॉरिडोर से गुजरने वाली वडसा गढ़चिरौली रेल लाइन भी शामिल है। हमने विशेष रूप से ध्यान दिया है। आसाम में भी हाथियों का जो गलियारा है, जो रानी गरभंगा दीपोरबिल को काटने वाले अजारा कामाख्या रेल सेक्शन को 3.5 किलोमीटर की जो संवेदनशील खंड है उसको एलिवेटेड करने का विशेष प्रावधान हमने किया है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि डिस्ट्रीब्यूटेड एकॉस्मेटिक सिस्टम पे आधारित आईडीएस इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम को हाथी के आवास क्षेत्रों के संवेदनशील रेल खंडों पे लागू किया जा रहा है। ये उन्होंने यही पूछा है कि रेल के लिए क्या क्या किया है, मैं विस्तार से बता रहा हूं। Honorable Minister, please address to me, please. और इसलिए जो निर्देश दिए गए हैं उनकी पूरी तरीके से परिपालना की जा रही है। Thank you. Now, fifth supplementary, Sriman Bhuvaneshwar Kalidaji. Thank you, Honorable Chairman, for giving me the opportunity to make a supplementary on this main question. My issue is the animal safety on the highways and the railway track. Honorable Minister has already replied to certain steps which has been taken already. My specific question is, sir, the elevated is being proposed and whether the environment clearance has been given. And my second question is, second part of the question is elevated railway corridor. As we know, the lifeline of railways within Assam is all covered by the railway tracks and the highways. So in case of highways, some concrete action has been taken. I want to know from the Honorable Minister whether environment clearance has been already given. Honorable Minister. माननीय उपसभापति महोदय, जिन स्पेसिफिक परियोजनाओं के बारे में मेरे से पूछा गया है उसकी वस्तु स्थिति से मैं सदस्य को लिख करके अवगत कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 122 श्री प्रदीप कुमार वर्मा जी। 22 Honorable Minister. Sir, a statement is laid on the table of the House. First supplementary, श्री प्रदीप कुमार वर्मा जी। डाक विभाग ने डिजिटल एड्रेस इकोसिस्टम की विश्वसनीयता बढ़ाने हेतु एक मानकीकृत, सटीक, जियो कोडेड 10 अंकीय डीजीपी नाम से अल्फा न्यूमेरिक एड्रेस आइडेंटिफायर प्रणाली के रूप में एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। यह प्रणाली 4 मीटर बाई 4 मीटर तक के स्थान की भी पहचान कर विशिष्ट पता कोड प्रदान करती है। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल पता कोड के मानकीकरण की प्रक्रिया किस चरण में है और क्या इसमें स्थानीय पंचायतों की भागीदारी भी सुनिश्चित की गई है? Sir, if you look at it, India has become a global leader in both digital public infrastructure as well as digital governance, whether you take it Aadhaar, UPI, DigiLocker, and so forth. And most of this credit goes to our Honorable Visionary Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. Having said that, there is still one problem exists, that is our physical addressing system. It still remains fragmented, informal, and often imprecise, meaning that there is a linguistic and cultural variability and not machine readable. At the same time, many people still in India write their address using the landmarks like near temple, behind school, or next to the pond. Therefore, this created a serious logistical problems, whether it is for ambulance reach, disaster response teams,
banks, and e-commerce platforms. To solve all of these things, the Department of Post has come up with a revolutionary idea called DigiPin, which is nothing but Digital Postal Index Number, sir. This is a simple, standardized, a 10 alphanumerical unique number, which divides the entire country into 4 by 4 meters based on the longitude and latitude. So there will be a unique address for every home, every office, every farmland, and even an electric pole can have a unique address, sir. This is all done, and we released this in May 2025. This is all in the public domain. With one click going to the website, anybody can identify what their DigiPin is, including Jharkhand, sir. Every place in India, entire area has been fragmented into 4 by 4, sir. Even if you look at this parliament, there will be 10 or 15 DigiPins in this area. So this has been implemented across, sir. Thank you. Second supplementary, Shriman Pradeep Kumar Verma ji. मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या भविष्य में इस प्रस्तावित डिजिटल पता सुविधा से झारखंड में सरकारी योजनाओं की लक्षित डिलीवरी, आपातकालीन सेवाओं की त्वरित पहुंच और ई कॉमर्स सेवाओं में सुधार की अपेक्षा की जाती है? Honorable Minister. Sir, taking the foundation of DigiPin, what we are working on is a digital address system. This will be again a unified system, sir, where anyone can put their address, modify their address, and give a consent to the respected people, whichever they want to share with. However, the uniqueness is just like how we have email. Every address will have a unique address, sir. If you look at mine, I can create Pemasani at India Post. And this will not change forever. So if I relocate from one place to another, he can go and change the background address, but this Pemasani at India Post will be unique and stays forever, sir. And this is all based, this is being built with a privacy